देख रहे हैं 5 की बात। चीन की धमकियों और चीनी सेना के मिलिट्री ड्रिल के बीच अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अपना ताइवान दौरा पूरा किया। उनका प्लेन ताइपे में लैंड भी हुआ। राष्ट्रपति साई इंग वेन से मुलाकात की और अब प्लेन ताइवान से उड़ान भर चुका है। ये 25 साल में किसी बड़े अमेरिकी नेता की पहली ताइवान यात्रा थी। ताइवान में पेलोसी ने कहा कि अमेरिका ताइवान का साथ नहीं छोड़ेगा। 43 years ago, with the Taiwan Relations Act, America made a bedrock promise to always stand with Taiwan. And on this strong foundation, we have built a thriving partnership, grounded in our shared values of self-government and self-determination, focused on our mutual security interests in the region and across the world, committed to the economic ties that power prosperity for all of our people. Today, our delegation, of which I'm very proud, came to Taiwan to make unequivocally clear we were proud of our enduring friendship. And may I mention, they're all co-chairs of this delegation. दिलचस्प है इस मामले में अमेरिका की कूटनीति पर नजर डालना, क्योंकि इसी दौरान अमेरिका में पेंटागन प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि ताइवान पर अमेरिका के रुख में पेलोसी के दौरे से कोई बदलाव नहीं आया है। वो वन चाइना पॉलिसी पर कायम है। I'll let the speaker speak for herself. All I can tell you, James, is what I told you yesterday. And I'm happy to repeat it. Nothing has changed about our adherence to the One China policy. Nothing has changed about our stance on Taiwan independence, which is that we do not support Taiwan independence. And nothing has changed, James, about our commitments and how seriously we take those commitments under the Taiwan Relations Act. Everything is consistent, James. तो सब कुछ पहले जैसा है, कुछ भी बदला नहीं है, ये कहना है एक तरह से अमेरिकी सरकार का, क्योंकि ये पेंटागन प्रवक्ता है और कहा कि जो स्पीकर हैं वो इंडिपेंडेंट हैं। अमेरिका और चीन के लिए ये दौरा वैसे नाक का सवाल बना रहा। अमेरिका के लिए इस दौरे से संदेश ये दिया गया कि वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और चीन जो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, वो इस दौरे को अपनी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देख रहा है। चीन ताइवान को अपना स्वशासित क्षेत्र मानता है। चीन इस दौरे को अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर खतरे के तौर पर देखता है। चीन को यह लगता है कि यह दौरा ताइवान की आजादी को मान्यता देने जैसा हो जाएगा। नैन्सी पेलोसी तिब्बत और उइगर नरसंहार को लेकर चीन की आलोचक रही हैं और 1991 में पेलोसी ने सांसदों के दौरे के समय तियानमेन चौक पर शांति का बैनर लगाया था। इसलिए नैन्सी पेलोसी के दौरे पर चीन बहुत आक्रामक रहा। पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने ताइवान को सजा देनी भी शुरू कर दी है। जैसे कि ऐलान ये हुआ कि अब वहां से जो फल और मछली का आयात होता है उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके साथ साथ ताइवान को घेरते हुए, यानी कि ताइवान के चारों तरफ जो चीनी सेना है वो लाइव फायर मिलिट्री ड्रिल भी करेगी, ऐसा ऐलान किया गया है। लेकिन इन सब के बीच नैन्सी पेलोसी तो ताइवान से दक्षिण कोरिया के लिए रवाना हो गईं। लेकिन कुछ सवाल अभी बने हुए हैं और सवाल ये है कि क्या पहले से ही तनावपूर्ण अमेरिका चीन रिश्ते में तनातनी और बढ़ेगी। सवाल ये भी है कि क्या नैन्सी पेलोसी की मेजबानी ताइवान को महंगी पड़ेगी, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या चीन चुप रहेगा या फिर होगी कोई जवाबी कार्रवाई। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस समय पूर्व राजदूत दिलीप सिन्हा और मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, जो डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। सबसे पहले मैं ये समझना चाहती हूं आपसे एम्बेसडर दिलीप सिन्हा के अब नैन्सी पेलोसी वहां से रवाना हो गई हैं और सवाल ये है कि चीन जो इतनी आक्रामकता दिखा रहा था और उसने कई तरह की चेतावनी दी, तो क्या वो सिर्फ गीदड़ भभकी है या दोनों के लिए एक तरह से नाक का सवाल था। और चीन अब जो तिलमिलाया हुआ है, तो क्या आशंकाएं किसी तरह की जवाबी कार्रवाई की बन रही हैं? देखिए, ये तो आपने ठीक कहा कि बिल्कुल नाक का सवाल है इस वक्त चीन के लिए, क्योंकि चीन ने इतना इस विजिट को इतना बढ़ा दिया था और इतना शोर किया था इसके बारे में कि अब उसे कुछ ना कुछ करना ही होगा। क्या करता है ये देखना होगा हमें।
यूक्रेन युद्ध के बाद तो हम कुछ भी नकार नहीं सकते हैं कि ये नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है और स्थिति बहुत ही नाजुक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन नैन्सी पेलोसी ने अदम्य साहस का परिचय दिया ताइवान जाकर और चीन को दिखा दिया कि वो उनकी धमकी से डरने वाले नहीं हैं। चीन ने कहा है कि चीन की अनदेखी करना या उसके साथ खिलवाड़ करना आग के साथ खिलवाड़ करने के बराबर होगा। यानी चीन ये मान रहा है कि चीन में आग लगी हुई है। तो चीन चाहता है कि वो ताइवान पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाए या कुछ और करे ताकि ताइवान पर कुछ चोट पहुंच सके। जी, आर्थिक कार्रवाई कर सकता है, व्यापारिक कार्रवाई कर सकता है। पर ये आर्थिक कार्रवाई सिर्फ ताइवान के खिलाफ होगी, क्योंकि अभी से हमने देखा कि वहां से फल और मछलियों के आयात पर रोक लगा दी गई है। उसके चारों तरफ एक तरह से एनसर्कल करके ताइवान को लाइव वो मिलिट्री ड्रिल जो है वो हो रही हैं, जिसे ताइवान कह रहा है कि एक तरह से उसका ब्लॉकेड है और वो जापान और दूसरे देशों से बात कर रहा है एक ऑल्टरनेट एयर रूट की। क्योंकि चीन जो है उसने पहले तो जो वहां पर अमेरिकी एम्बेसडर हैं निकोलस बर्न्स, उनको बुलाकर यह भी कहा गया, उनको समन करके, कि जो भी चीन को ऑफेंड करेगा विल हैव टू पे द प्राइस। तो अब इस विल हैव टू पे द प्राइस का क्या मतलब है? अमेरिका और चीन के बीच में किस तरह से तनाव बढ़ता है, या अमेरिका के खिलाफ क्या कोई आशंका है कि चीन किसी तरह की कोई, चाहे वो आर्थिक हो या किसी तरह की, या दिखावे के लिए सही कुछ करना जरूरी होगा उसे? चीन अमेरिका के संबंध वैसे भी कुछ वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं। ये प्रेसिडेंट ट्रंप के समय से ही शुरू हो गया था और प्रेसिडेंट बाइडेन ने उस नीति को आगे रखा है। अमेरिका ने बहुत प्रकार के हाई टेक्नोलॉजी पर सैंक्शंस लगाए हैं चीन के ऊपर, चीन के बहुत सारे विद्यार्थियों को वापस भेज दिया है और अन्य कदम उठाए हैं। इसके चीन और अमेरिका के संबंध पहले से ही बहुत नाजुक हो गए हैं, बहुत ही तनावपूर्ण हैं। अब यदि चीन कोई और कार्रवाई करता है तो उसका जवाब अमेरिका भी दे सकता है, इसलिए चीन को बहुत सोच समझ के इसमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि चीन की आर्थिक स्थिति इस वक्त बहुत ही नाजुक हो गई है। चीन अपनी सबसे कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा है, उसे एक्सटर्नल डेट का भी यानी विदेशी कर्ज का भी उसके ऊपर दबाव पड़ रहा है इस वक्त। इसलिए चीन यदि ऐसी कोई कार्रवाई करता है तो उसका खामियाजा चीन को भी भुगतना। तो इसलिए बहुत फूक फूक के कदम रखेंगे और दोनों तरफ से ही, क्योंकि आर्थिक नुकसान तो दोनों देशों को ही होगा। जैसे रूस यूक्रेन की आपने बात की, वहां पर यह साफ दिखाई दे रहा है। मेजर जनरल ध्रुव सिंह कटोच, लेकिन क्या डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, घरेलू राजनीति शी जिनपिंग के ऊपर कि वो दिखाएं कि कुछ आक्रामकता दिखाएं वो, और दिखाना जरूरी होगा। और चाइना ने एक तरह से फिर ये कहा है कि ऑफेंडर्स जो भी हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा। तो यहां पर ऑफेंडर्स कौन? ताइवान के खिलाफ कार्रवाई, क्योंकि उसने जेट्स और शिप्स जो है वो ताइवान के वहां पे भेजी हैं और एक लाइव फायर ड्रिल भी एनसर्कल करके ताइवान को हो रहा है। तो इस तरह की मिलिट्री ड्रिल से किस तरह का खतरा ताइवान के लिए बढ़ता है? देखिए, जहां तक सबसे पहले आपने बात कही कि क्या ये चीन के इंटरनल कंपल्शंस थे, तो ये देख लीजिए कि जहां तक शी जिनपिंग है, हो सकता है उसके क्योंकि वो थर्ड टर्म के लिए अभी जाने की कोशिश कर रहा है और प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बनने की कोशिश में है वो, तो उसके लिए तो खैर कंपल्शंस थे कि वो कुछ अपने जो देशवासी हैं उनको ये दिखाए कि देखिए मैं इतना बड़ा कदम उठा सकता हूं। कमिट तो उसने कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बैकफायर हुआ है, क्योंकि जिस प्रकार से वो धमकी दे रहा था अमेरिका को, वो सफलता तभी मिलती है अगर नैन्सी पेलोसी जो स्पीकर है वो नहीं जाती ताइवान को। तब तो चीन कह सकता था कि देखिए हम एक स्ट्रांग नेशन है और ये हमारी धमकी से अमेरिका को झुकना पड़ा, लेकिन अमेरिका झुका नहीं और अल्टीमेटली मुझे लगता है चीन को ही झुकना पड़ा है। अभी जहां तक लाए, अगर वो सैंक्शंस करने की, चीन अगर इकोनॉमिक सैंक्शंस की बात करता है, तो जो चीन और अमेरिका के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, चीन का बहुत वो जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, अमेरिका इंपोर्ट करता है और चीन एक्सपोर्ट करता है। तो अगर ये उल्टा भी हो सकता है, अगर अमेरिका बोले कि ठीक है हम ये जो सस्ता सामान है बेशक हम चीन से नहीं लेंगे, तो चीन अपनी एक्सपोर्ट कहाँ करेगा ये? तो चीन पहले से ही उसको इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो उसका हाउसिंग बबल है वो फूट चुका है और उनकी बैंक्स में काफी स्ट्रेस आ रहा हुआ है, इस समय पर स्ट्रेस है। तो चीन मुझे नहीं लगता है कि वो
ज्यादा पंगा ले सकेगा जी, पर इस अमेरिका के समय साथ। फिर अगर चीन ज्यादा पंगा अमेरिका से नहीं ले सकता है तो ताइवान के खिलाफ अगर हम देखें तो क्या कार्रवाई आपको लगता है कि हो सकती है? क्योंकि इस बार जो लाइव फायर ड्रिल हो रही है ताइवान के चारों तरफ वो पहले जैसी नहीं है। इस बार जो है वो जो सॉवरन टेरिटोरियल वाटर्स है ताइवान का उस सीमा के अंदर है ये सब कुछ, और यही एक संकेत है कि चीन जो है वो ताइवान के साथ जो तनाव है उसको बढ़ाना चाहता है। ये सीधे तौर पर एक एस्केलेशन है जो तो ताइवान के खिलाफ तो कार्रवाई करने से वो पीछे नहीं हटेगा इस समय। तो ताइवान और चीन इस क्षेत्र में हम तनाव बढ़ता हुआ देख सकते हैं। देखिए, तनाव तो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे ये आई एम नॉट क्लियर कि ये टेरिटोरियल वाटर्स के अंदर हो रहा है। टेरिटोरियल वाटर्स 12 किलोमीटर तक ही है। अगर ये इकोनॉमिक जोन है हर एक कंट्री का, जो 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल्स का जो इकोनॉमिक जोन है, उसकी बात नहीं हो रही है। ये तो सिर्फ टेरिटोरियल वाटर्स की बात हो रही है। और मुझे नहीं लगता है कि ये एक्सरसाइज उस स्थान पर हो रही है। लेकिन जरूरी बात है, ये एक खतरे की निशानी है, क्योंकि जब इस प्रकार के एक्सरसाइजेस और फायरिंग इतनी नजदीकी में हो रही है तो कोई भी हादसा हो सकता है। और अगर इस प्रकार का हादसा हुआ तो इसकी जवाबी कार्रवाई भी होगी। ताइवान एक छोटा देश है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उसके पास कोई हथियार नहीं है, उसके पास एयरफोर्स नहीं है, या वो अपनी रक्षा नहीं कर सकता है। जो ताइवान के प्रेसिडेंट ने जो कदम लिया है वो बड़े सोच समझ के लिया है। और मुझे लगता है कि चीन को अगर वो मिलिट्री रास्ते पे जाना चाहेगा, या गलती से भी अगर उस रास्ते पे जाएगा, तो मुझे लगता है उसको हार का रास्ता देखेगा। वो ये इतनी आसानी नहीं है कि चीन जाके ताइवान को टेक ओवर करे, ये होने वाला नहीं है। और इसीलिए जो मेरा अपना एनालिसिस है, चीन उस रास्ते पे नहीं जाएगा। जी, एम्बेसडर दिलीप सिन्हा, आपको क्या लगता है ताइवान के साथ टकराव बढ़ सकता है? इस क्षेत्र में तनाव होगा अगर सीधे सीधे अमेरिका के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जिसकी उम्मीद कम है, किसी तरह की आर्थिक कार्रवाई भी, पर ताइवान को एक तरह से सजा देना, या ताइवान क्या इसका खामियाजा भुगतेगा? क्या नैन्सी पेलोसी की मेजबानी जो है वो महंगी पड़ेगी ताइवान को? अभी हम जैसे जेट्स और शिप्स देख रहे हैं, जैसे हम कुछ प्रतिबंध देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि उसके चारों तरफ जो एक लाइव फायर ड्रिल चल रहा है घेरा बनाकर, जिसकी वजह से ताइवान जो है वो दूसरे देशों से बात भी कर रहा है, नेगोशिएट कर रहा है। वो जापान से, फिलीपींस से एक वैकल्पिक एविएशन रूट के लिए भी, क्योंकि एक तरह का ब्लॉकेड सा कर रहा है चीन जो है वो ताइवान के खिलाफ। तो इस क्षेत्र में क्या होता देख रहे हैं आप? यदि चीन की नीति सिर्फ आर्थिक प्रतिबंध लगाने की है और इस प्रकार की राजनयिक कार्रवाई करने की है, तो वो उसका कोई ना कोई निदान ताइवान निकाल लेगा, क्योंकि जापान के साथ, अमेरिका के साथ और अन्य देशों के साथ सहयोग करके उस पर वो अपना रास्ता उसका निकाल लेगा। लेकिन हाँ, यदि सैन्य कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से ताइवान एक छोटा देश है, चीन के बहुत नजदीक है, इसलिए सैन्य कार्रवाई होने पर, जैसा यूक्रेन का हुआ है कि यद्यपि रूस जीत नहीं पाया है लेकिन उसने यूक्रेन को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो इस प्रकार का नुकसान बहुत पहुंचेगा ताइवान को, यद्यपि चीन के लिए जीत पाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन चीन इस वक्त रूस के साथ मिला हुआ है, उसकी बहुत गहरी दोस्ती हो गई है रूस के साथ। वो देख रहा है कि रूस के साथ जो उसके व्यापारिक संबंध बढ़े हैं, इससे यदि चीन के ऊपर प्रतिबंध लगाता है, अमेरिका बढ़ाता है, तो चीन रूस के साथ अपने संबंध और गाढ़ा करके उससे तो ये इसी से ये सवाल उठता है कि क्या ये दूसरा एक ग्लोबल फ्लैश पॉइंट बन गया है, थिएटर ऑफ वॉर, जैसे रूस यूक्रेन में हुआ और कैंप्स बन जाते हैं। आप बता रहे हैं कि कैसे चीन की नजदीकी रूस से बढ़ी है, इधर ताइवान के साथ अपनी प्रतिबद्धता जो है वो दिखा रहा है अमेरिका, लेकिन साफ साफ अमेरिका आधिकारिक तौर पर कह रहा है, पेंटागन के स्पीकर ने दोहराया है कि जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें कुछ नहीं बदला है, हम ताइवान की आजादी के समर्थक नहीं है। लेकिन हाउस स्पीकर पेलोसी यहां पर आती हैं तो जिसको अंग्रेजी में ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड कहते हैं, उसके पहले हम ये भी जान रहे हैं कि शी जिनपिंग और बाइडेन की बातचीत भी पहले हुई है। तो अमेरिका के लिए नैन्सी पेलोसी का ये दौरा इस समय क्यों अहम था, इससे क्या हासिल हुआ है और क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, जहां तक ये वन चाइना पॉलिसी की बात है तो दुनिया के लगभग सारे ही देश इस मंत्र का जाप करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चीन बौखलाया रहता है, यदि वन चाइना नहीं बोलेंगे तो चीन और गुस्सा हो जाएगा। इससे सभी देश इसका जाप करते हैं। लेकिन कई देश, भारत समेत कई देश
ताइवान के साथ बहुत ही अच्छे संबंध रख रहे हैं और वहां पर लगभग एक दफ्तर है जो कि एक एम्बेसी दूतावास के बराबर ही है। लेकिन यदि चीन किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाता है अमेरिका के ऊपर तो उससे चीन को बहुत नुकसान होगा। आप सोचना देखना यह है कि चीन इतना बौखलाया हुआ है तो क्या वो ऐसा कोई कदम उठाता है जिससे कि चीन को भी नुकसान हो जाए। ये हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं हो, लेकिन ये फ्लैश पॉइंट तो निश्चित रूप से है। इस वक्त बहुत ही तनावपूर्ण स्थिति है और हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं कि जैसा यूक्रेन में हुआ वैसा यहां पर नहीं हो। तो अमेरिका, आपको क्या लगता है मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच, अमेरिका क्यों इसे समय और एस्केलेट करने के लिए एक तरह से आमादा दिखा, तैयार दिखा? नैंसी पेलोसी का यहाँ पे दौरा हुआ, अगर ये ग्लोबल फ्लैश पॉइंट तो बना हुआ है ही, स्थिति जो है वो तनावपूर्ण है ही, तो पेलोसी के इस दौरे से अमेरिका को क्या हासिल हुआ या क्या मकसद था इस समय इस दौरे का? नहीं, देखिए, जहां तक नैंसी पेलोसी की विजिट थी, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने तो पहले से सुझाव दिया था कि पेलोसी को कि ना जाने की, लेकिन जब वो अपने रास्ते पे अड़ी रही और वो उनका हक बनता है तब तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी झुकना पड़ा। लेकिन इस दौरान जब चीन ने धमकी दी अमेरिका को कि अगर पेलोसी आएगा तो आपको इसका ये भुगतना पड़ेगा, ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तब तो मुझे लगता है कि वो फिर बात बिल्कुल पलट गई और अमेरिका ने कहा कुछ भी हो जाए पेलोसी तो अभी आएगी ही। एक तरफ ये मैं समझता हूं कि चीन की तरफ से ये धमकी देना, ये मैं समझता हूं ये गलत था। ये डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व हो सकता था और इसको इतना हाई लेवल ले जाने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन चीन ने बोला कि हम देखते हैं कि कैसे आएगी ये, तो अमेरिका ने कहा ठीक है फिर देख लो। और अभी देखा क्या नतीजा हुआ। स्पीकर मैडम आई और वापस चले गई और चीन कुछ नहीं कर सका। और ये संदेश अभी पूरी दुनिया को जा रहा है कि देखिए चीन एक पेपर टाइगर ही है। मुझे लगता है अगर वो मिलिट्री एक्शन भी लेगा तब ये प्रूव भी हो जाएगा कि उसकी मिलिट्री भी एक पेपर टाइगर है। तो सिर्फ मिसाइल्स गिराने में और इतने शिप्स रखने से और इतने एयरक्राफ्ट रखने से एक मजबूती नहीं आती है। चीन के कई कमिटमेंट्स हैं। लेकिन एक बात, जहां तक अब तनाव की बात कर रहे हैं, ये कोल्ड वॉर एक तरफ से अभी फिर से शुरू हो गया है और ये वर्ल्ड पावर की अलाइनमेंट्स जो है, रूस और चीन एक तरफ और बाकी डेमोक्रेसी एक तरफ, ये मैं देखता हूं ये आगे वाले दिनों में और होता रहेगा। और भारत जैसे देश जो किसी भी ब्लॉक में जाने नहीं चाहेंगे, हमारी तो मुझे लगता है कि हमारी डिप्लोमेसी की कोशिश यही होगी कि दोनों तरफ से अपने संबंध है वो सही रखे। जी, वो कैंप्स और वो कोल्ड वॉर, रशिया यूक्रेन का जब टकराव हुआ उस समय ही देखा कि किस तरह दुनिया जो है वो कैंप्स में बट गई। अब इस समय इस पूरे क्षेत्र में चीन पहले ही बहुत आक्रामक रहा है। चीन की आक्रामकता, जैसे जैसे उसकी आर्थिक ताकत बढ़ी वैसे वैसे उसकी आक्रामकता बढ़ी और वो साउथ चाइना सी को तो चाइना का ही मांगता है, चूंकि नाम उसका वो रहा तो उसने समझ लिया कि ये चाइना का है और उसके ऊपर वो दावे करता रहा और वो तमाम आइलैंड्स के ऊपर दावे करता रहा। वो ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, तो इसलिए भी वो बहुत इस समय भड़का रहा कि इनकी जो संप्रभुता है उस पे असर पड़ रहा है। ताइवान की चीन की जो वन चाइना पॉलिसी है ताइवान को लेकर, वो खतरे में पड़ रही है अगर नैंसी पेलोसी वहां पर जाती हैं तो एम्बेसडर दिलीप सिन्हा, कितना बड़ा ये आप मानते हैं कि कूटनीतिक तौर पर ये एक तूफान सा खड़ा हुआ है? ये एक बड़ा तूफान निश्चित रूप से है, क्योंकि जब 25 साल पहले अमेरिका के स्पीकर न्यूट गिंगरिच वहां गए थे तो उस वक्त न्यूट गिंगरिच की वो नीति थी और अमेरिकी जो प्रशासन था उसकी नीति थी कि चीन के साथ संबंध बढ़ाए जाएं। उस समय चीन अमेरिका के संबंध उत्थान पर थे, आज ह्रास पर हैं, आज नीचे गिर रहे हैं संबंध। तो ऐसी परिस्थिति में जब पेलोसी वहां जाती हैं और चीन धमकी देता है और उसके बावजूद पेलोसी वहां जाती हैं, तो इससे चीन अमेरिकी संबंध जो नीचे गिर रहे थे पहले से ही, उसमें और ह्रास आता है और ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस वक्त चूंकि यूक्रेन युद्ध के कारण एक शीत युद्ध का वातावरण बन गया है, शीत युद्ध क्या बल्कि युद्ध ही हो रहा है वहां, तो ऐसी परिस्थिति में एक और तनावपूर्ण परिस्थिति पैदा होना, जिसमें कि एक और रूस और चीन है और दूसरी ओर लोकतांत्रिक देश हैं, वैसी परिस्थिति में विश्व के लिए शीत युद्ध का एक बड़े युद्ध में परिवर्तित होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। जी, एक आखिरी सवाल आप दोनों लोगों से मैं पूछना चाहती हूँ और आप दोनों की इसके ऊपर मैं राय जानना चाहती हूँ। सवाल सिंपल है कि क्या आगे भी अब तो पेलोसी का दौरा हो गया, वो दक्षिण कोरिया के लिए वहां उनकी विमान ने उड़ान भर दिया,
तो क्या आगे भी चुप रहेगा चीन? आपका क्या मानना है दिलीप सिन्हा? चीन चुप तो नहीं रह सकता है, क्योंकि अक्टूबर तक तो जैसा इन्होंने कहा कि अभी अक्टूबर के महीने में शी जिनपिंग की नेशनल कांग्रेस होने वाला है जी, और वहां पर वो तीसरा अपना टर्म लेंगे। तो उस समय तक तो उन्हें ये दिखाना ही पड़ेगा कि वो एक बहुत मजबूत नेता हैं और चीन के हितों की रक्षा करने की शक्ति उन्हीं में है। तो कोई ना कोई कार्रवाई होगी ऐसी आशंका है कहीं ना कहीं पे? निश्चित रूप से राजनयिक कार्रवाई तो निश्चित रूप से होगी, आर्थिक कार्रवाई होगी, सैन्य कार्रवाई हमें आशा करते हैं कि नहीं होगी। जी, मेजर जनरल कटोच। मैं एम्बेसडर साहब से बिल्कुल सहमत हूं। सिर्फ इतना फर्क मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे अपने एनालिसिस से चीन इस समय पर सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा। इसलिए नहीं क्योंकि वो नहीं करना चाहता है, इसलिए वो नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई भरोसा नहीं है कि वो अगर ये इस प्रकार की कार्रवाई करे तो जीत हासिल हो सकती है। तो मुझे तो लगता है उसको उसकी ताकत इतनी नहीं है जीत हासिल करने की, और इसीलिए वो जो भी करेगा, इकोनॉमिक कार्रवाई होगी, डिप्लोमेटिक एक्शन हो सकता है, लेकिन मिलिट्री कार्रवाई इस समय पर वो करेगा नहीं। एक्सरसाइज वगैरह करता रहेगा जी। लेकिन अगर कुछ गलती हो गई और कुछ गड़बड़ हो गई और ये लड़ाई फैल गई तो मुझे लगता है कि जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, ये सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेस चीन को ही होंगे। जी, आप कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस, जो नतीजे हैं, वो चीन को ही भुगतने होंगे अगर ज्यादा आक्रामकता होती है या कोई सैन्य कार्रवाई, जिसकी कि हम उम्मीद जता रहे हैं कि ना हो, और आप दोनों का भी ये मानना है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन कोई ना कोई कूटनीतिक या आर्थिक कार्रवाई जरूर होगी। धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो ताइवान से रवाना हो चुकी है नैंसी पेलोसी दक्षिण कोरिया के लिए। ताइवान का दौरा उनका पूरा हुआ है और अब यही सवाल बना हुआ है कि आगे क्या होगा, चीन की तरफ से किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो 5 की बात में अब बात तिरंगे की और उस कैंपेन की जिसका नाम है हर घर तिरंगा। तो हर घर तिरंगा अभियान पर सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। आजादी की 75वीं सालगिरह पर हर घर तिरंगा फहराने की तैयारी है और इसी कड़ी में आज संस्कृति मंत्रालय की तरफ से तिरंगा बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा बाइक रैली को रवाना किया। ये रैली लाल किले से विजय चौक तक निकाली गई, जिसमें बीजेपी सांसद और मंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। विपक्ष के सांसदों को भी इसमें आमंत्रित किया गया, लेकिन विपक्ष के सांसदों ने इस रैली से दूरी बनाई। इस पर बीजेपी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर राष्ट्र का हर नागरिक इस बात का उत्सव मना रहा है कि एक तरफ हिंदुस्तान 75 साल आजादी के एक उत्सव के रूप में मना रहा है। कल विपक्ष पीठ दिखाकर भाग गई, तो भगोड़ी विपक्ष अब ये आरोप मढ़ रही है, ये अपने आप में हास्यास्पद है। सब एकजुट होकर तिरंगा यात्रा में जुटे हैं। बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सांसद, अलग अलग दलों के नेता वो भी इसमें जुड़े हैं। मैं चाहता था विपक्षी दल भी बड़ी संख्या में जुड़ते, लेकिन वो तिरंगा यात्रा में नहीं जुड़े। लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा वो अवश्य करें, क्योंकि ये संदेश है आज की पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ियों को, कि हम सब भारत को एकजुट रखेंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे, भारत को और मजबूत और ताकतवर बनाएंगे। तो राहुल गांधी ने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है और राहुल गांधी ने ट्वीट में ये लिखा है कि देश की शान है हमारा तिरंगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में है हमारा तिरंगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बीजेपी और सरकार पर पलटवार किया। जयराम रमेश ने तिरंगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर शेयर की, जो कांग्रेस की डीपी है। कांग्रेस की डीपी में यही तस्वीर लगी हुई है, नेहरू और तिरंगे की तस्वीर के साथ उन्होंने ट्वीट किया है कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वो क्या प्रधानमंत्री की बात मानेंगे?
तो तिरंगे पर एक तरह से एक सियासी टकराव बना हुआ है। पक्ष और विपक्ष आपस में भिड़े हुए हैं। बात हर घर तिरंगे की है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि वो अपना जश्न मनाएंगे, वो बीजेपी के एजेंडे में शामिल नहीं होंगे। सुनिए अधीर रंजन चौधरी को। हम लोग अपना अपना मनाएंगे, ये बीजेपी का अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैसे लेंगे? हमारा खादी को खत्म कर दिया, चाइना से अभी फ्लैग आने लगे, फ्लैग कोड बदल दी। क्या हो रहा है ये सारे? हर दिन दो वक्त मोदी जी गांधी को नारा लगाते हैं और गांधी जी के जो सपने था खादी, उनको हिंदुस्तान से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है तमाशा? सरकारी से आ रहे हैं, बड़े बड़े कंपनी से आ रहे हैं, जो हमारे छोटे मोटे उद्योगी है ना, जो आत्मनिर्भर की बात कहे जा रहे हैं, वो आत्मनिर्भर के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। तिरंगा पर मचे राजनीतिक घमासान पर बीजेपी सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी से बात की है हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। हमारे साथ है बीजेपी के सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी। तिरंगा को लेकर फिर से राजनीति शुरू होगी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही शर्मनाक रहा। आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो एक अद्भुत रचना रची कि सब में भक्ति भाव, लेकिन विपक्ष ने जो काम किया है वो आज बहुत शर्मान। पूरा देश आज उनको कोस रहा है ये, और अभी भी अंदर हूटिंग चालू, अब ये सदन बंद करने जा रहे हैं। ये लोग मतलब ये बता दे रहे हैं कि हम लोग पहले से ही इस तिरंगे के खिलाफ रहे, देश के खिलाफ रहे। इन लोगों ने अंग्रेजी मानसिकता के साथ इस देश को चलाया, तुष्टीकरण की राजनीति के साथ इस देश को चलाया। अब इनका असली चेहरा मुखौटा यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज नोच कर दिखा दिया देश को। ये देखिए, लोग देश के भी गद्दार हैं, तिरंगे के भी गद्दार हैं। आज ये देशभक्ति थी। आज तो सब विपक्ष को सबको चलना था तिरंगे को लेके। 135 करोड़ की आबादी में जो जागरूकता पैदा हो रही थी, आज पूरा भारत तिरंगा लगा रहा है। सब लोग अपने डीपी पे, प्रोफाइल पे तिरंगा लगा रहे हैं। पहली बार 70 साल बाद तो तिरंगे के लिए सम्मान बढ़ा है इस देश में। जैसे अमेरिका के हर घर पे फ्लैग होता था, वो देश में तिरंगे, उनके फ्लैग के लिए लोग लड़ते हैं। आज शर्म हुई। आज मनोज भाई से लेके आज हम लोग सभी लोग आज जुटे रहे, लेकिन आज सही बताएं, विपक्ष ने बता दिया कि ये लोग देश के खिलाफ हैं, ये एक्चुअली तिरंगे के खिलाफ हैं। इन्होंने तुष्टीकरण के साथ इस देश को खोखला किया, देश को बर्बाद किया। अंग्रेजी मानसिकता के साथ ये 70 साल देश चलाते रहे। लेकिन मनोज जी, इनका विपक्ष का कहना है कि ये जो तिरंगा जो हमारे दिलों में है, डीपी लगाने से कुछ नहीं होता है, आप लोगों ने अपना बना दिया। देखिए, किसी कवि ने लिखा है कि तिरंगा है मान देश का, तिरंगा है अभिमान देश का, तिरंगा सम्मान देश का। तुम क्यों करते अपमान देश का राहुल गांधी? आज ये तिरंगे में तुम भाजपा देख रहे हो, तो ये भारतीय जनता पार्टी को आप बहुत बड़ा बना रहे हो। तिरंगा तिरंगा है, तिरंगा सबका है। जैसा अभी रवि ने कहा कि आपकी सोच इतनी नीचे गिर गई कि उपराष्ट्रपति जी के द्वारा जिस कार्यक्रम की हरी झंडी दिया जा रहा हो, कल्चर मिनिस्ट्री आपको चिट्ठी लिखा है, अ लेटर हैज रिटन बाय कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। लेकिन वो कह रहे हैं, इज दैट बीजेपी? वो बीजेपी अगर तो हम कहते नहीं कि अगर कल्चर मिनिस्ट्री के चिट्ठी के रहुआ समझता नहीं कि बीजेपी के चिट्ठी बा, तो एक से दुर्भाग्य क्या हो सकता है? को लेकर कह रहे हैं कि दिल की बात है, दिल में होना चाहिए, अपनापन होना चाहिए। वो दिल में, देखिए क्या है ना कि भेद खुल गया। तिरंगे के प्रति सम्मान था नहीं। मोदी जी ने जैसे ही कहा घर घर तिरंगा, और ये सारे तिरंगा विरोधी अपनी कहते हैं ना कि वो एक हमारे यहाँ कहावत होती है कि वो सियरा रंगा गए रहे, और जैसे ही ओकरा पानी में पड़ल तो ओकर रंगवा उड़ गए। तो ये थे जो है मनोज तिवारी, जो ये कह रहे हैं कि विपक्ष का जो असली चेहरा तिरंगा को लेकर सामने आ गया। नई दिल्ली से राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो इसके ऊपर सियासत है कि विपक्ष का असली चेहरा सामने आया है, या विपक्ष कह रहा है कि हम बीजेपी के एजेंडे में शामिल नहीं होंगे। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज। नेशनल हेरल्ड मामले में ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेरल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। आपको याद होगा कि दिल्ली में आईटीओ पे नेशनल हेरल्ड के दफ्तर पे छापे मारे जा रहे थे। कल से ही वहां पर कुछ दस्तावेज तलाशे जा रहे थे। ईडी ने कल ही नेशनल हेरल्ड दफ्तर पे छापा मारा था और दिन भर ये छापेमारी चली थी, और यहां पर कांग्रेस नेताओं ने काफी विरोध प्रदर्शन भी किया था। और इस वक्त ये खबर आई है कि नेशनल हेरल्ड का दफ्तर सील कर दिया गया है।
अब ये बिना ईडी की इजाजत के नहीं खुलेगा दफ्तर जो नेशनल हेराल्ड का है। और यहाँ पर कल से छापेमारी हो रही थी। नीता शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। नीता, आप इस बारे में क्या जानकारी और दे सकती हैं? आपने कवर किया इसे लगातार। कल आपने हमें दिखाया था कि यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, वहां पे छापेमारी हो रही थी। अब ये दफ्तर सील हो चुका है। बिल्कुल नगमा, ये खबर जो है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सूत्र जो हैं वो बता रहे हैं कि जो यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस है नेशनल हेराल्ड हाउस में, उसे सील कर दिया गया है। जो इसीलिए ये, क्योंकि वो जो नेशनल हेराल्ड का जो ऑफिस है वो वहां से यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस चलाया जाता था। वहां पे जो प्रिंसिपल ऑफिस था यंग इंडियन लिमिटेड का वो वहां पे नहीं थे, इस करके ये जो ऑफिस है वो फिलहाल सील कर दिया गया है। और ये भी बोला जा रहा है कि जब तक परमिशन नहीं होगी एजेंसी की, तब तक इस दफ्तर को आप खोल नहीं सकते। यहाँ पे ये बताना जरूरी है नगमा कि कल जब सर्चेस कंडक्ट किए जा रहे थे तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और साथ में जो पवन कुमार बंसल हैं वो वहां पर आए थे। माना जा रहा था कि जो डॉक्यूमेंट्स ईडी सर्च कर रही है तो उनको एंडोर्स कराने के लिए उन्हें वहां पे बुलाया गया था। दिलचस्प बात ये भी है कि जो हेराल्ड हाउस है वहां पे दिल्ली का पासपोर्ट ऑफिस भी चलता है। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्योंकि उन्होंने वो वाला विंग तो जो है वो सील कर दिया है, लेकिन क्योंकि हेराल्ड हाउस की जो बिल्डिंग है वो काफी लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, तो उस पासपोर्ट ऑफिस में तो फिलहाल अभी तक जो जानकारी मिली है वो तो सील नहीं हुआ, लेकिन जो विंग है जो यंग इंडियन लिमिटेड का है उसे फिलहाल सील कर दिया गया है, ये बताया जा रहा है जो पुलिस है उसके द्वारा और ईडी के द्वारा। नगमा जी, तो ये तमाम जो वहाँ पे सर्च चल रही थी और वहाँ पे छापेमारी हुई, उसके बाद नेशनल हेराल्ड का दफ्तर अब सील कर दिया गया। ये खबर हमें दे रही है नीता। और हेराल्ड हाउस को बंद करने से और किस तरह की वहाँ पर समस्या आ सकती है, बिना ईडी की इजाजत के अब ये दफ्तर नहीं खुलेगा। धन्यवाद आपका नीता इस जानकारी के लिए। ईडी ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। ईडी ने कल ही नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर छापा मारा था और आज ये दफ्तर सील कर दिया गया है, यानी कि बिना एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के इजाजत के अब ये दफ्तर नहीं खुल सकता है। यहाँ पर जब कल छापेमारी हो रही थी तो कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर दिन भर विरोध प्रदर्शन किया था। उसके पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इसी मामले में लंबी पूछताछ हो चुकी है अलग अलग, और उस दौरान भी देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। और अब इसके बाद यहां पर ईडी की छापेमारी चल रही थी हेराल्ड हाउस में, दफ्तर को सील किया गया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारी सहयोगी नीता शर्मा। नीता, ये नेशनल हेराल्ड का जो दफ्तर सील हुआ है, इसके दफ्तर सील करने की क्या वजह? कल यहाँ पे छापेमारी होती, 2 राउंड पूछताछ हो चुकी थी, क्या यहाँ पर इस छापेमारी में ढूंढ रही थी ईडी? नगमा, ये बोला जाता है कि जो यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस है, यहाँ पे यंग इंडियन लिमिटेड ऑफिस जो है वो चलता है। पहले ये जो हेराल्ड हाउस यहाँ पे एजेएस एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड का ऑफिस था, लेकिन अब ये यंग इंडियन लिमिटेड का ऑफिस हो गया है। जब डी के ऑफिसर्स वहां पर गए, क्योंकि वहां पे जो प्रिंसिपल ऑफिसर है यंग इंडियन लिमिटेड के वो वहां पे नहीं थे, इस करके जो प्रेमिसेस है इसे सील कर दिया गया है। जो ईडी ने अपना नोटिस वहां पे लगाया है उसके मुतालिक उन्होंने लिखा है कि इट इज हेयरबाय ऑर्डर्ड दैट द प्रेमिसेस विल नॉट बी ओपन विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ ईडी, यानी उनसे परमिशन लिए बिना ये जो प्रेमिसेस है ये ओपन नहीं होगी। लेकिन क्योंकि ये जो हेराल्ड हाउस है ये अकेला यंग इंडियन लिमिटेड तो वहां पर चलता नहीं है, वो तो सिर्फ एक फ्लोर में चलता है। तो ईडी के सूत्रों का कहना है कि वही फ्लोर, वही विंग जो है वो उसको सील किया गया है फिलहाल, क्योंकि वहां से पासपोर्ट ऑफिस भी चलता है जो ऑपरेशनल होना उसका बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने देखा है कि वहां पे हजारों की संख्या में लोग जो है वो लाइनें लगी होती। कल जब मैं वहां पे खड़ी हुई थी तो लंबी लंबी कतारें बाहर भी लगी हुई थी। तो ईडी ने अब ये स्पेसिफाई किया है कि जो पासपोर्ट ऑफिस है बिल्डिंग में वो ऑपरेशनल रहेगा, लेकिन जो हिस्सा जो यंग इंडियन लिमिटेड का है उसे ही फिलहाल जो है वो सील किया गया है। नगमा जी,
और ये जो पूरा मामला है नीता, इसमें पहले भी पूछताछ हो चुकी है राहुल गांधी और सोनिया गांधी से, लंबी पूछताछ अलग अलग हुई थी। कांग्रेस ने काफी विरोध प्रदर्शन किया था। कल भी यहां पर आपने कवर किया कि यहां विरोध प्रदर्शन जारी था। विरोध इस बात का हो रहा है कि क्यों हो रही है पूछताछ, मामला खत्म हो गया, लेकिन बीजेपी और सरकार की तरफ से ये कहना है कि पूछताछ जो है वो जरूरी है। पर आप ये बताइए कि इस समय क्या वहां पे कांग्रेस दफ्तर पे भी पुलिस की तैनाती है? ये जो बात है ये कही जा रही है कि जो हालांकि इस बात की पुष्टि अभी कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से कहा जा रहा है कि जो सोनिया गांधी से कई सवाल पूछे गए थे, उनमें से कई सवालों के जवाब वो नहीं दे पाई थी रिगार्डिंग द अकाउंट ऑफ नेशनल हेराल्ड। एजेएल से जब ये तब्दील हुआ था यंग इंडियन लिमिटेड में, उसके मुतालिक जो कुछ कागजात थे उनकी खोजबीन करने एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जो ऑफिसर्स हैं वो कल वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पे सर्चेस कंडक्ट की थी। देर शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ ही पवन कुमार बंसल भी वहां पर पहुंचे थे। माना जा रहा था कि जो पेपर सर्च किए गए हैं और जो सीज किए जा रहे हैं उन्हें इंडोर्स करने के लिए, क्योंकि ईडी जो है वो विदाउट इंडोर्स किए तो वो पेपर उठाएगी नहीं, क्योंकि कल को वो आरोप लगा दिया जाएगा कि ये पेपर आप लेके कैसे गए। तो ऑब्वियसली जो वहां के कर्ता धर्ता है उनके सिग्नेचर्स होने जरूरी है, इस करके माना जा रहा है कि उन्हें इसीलिए वहां पर बुलाया था। आज जब फिर से ईडी की जो टीम है वो वहां पर पहुंची थी सर्च कंडक्ट करने के लिए, तो कहा जा रहा है कि जो ऑफिसर है, जो प्रिंसिपल ऑफिसर है यंग इंडियन लिमिटेड के, वो वहां पर नहीं थे। क्योंकि वो वहां पर नहीं थे, इस करके वो जो प्रेमिसेस जो विंग है यंग इंडियन लिमिटेड जहां से ऑपरेट करता है उसे फिलहाल जो है वो सील कर दिया गया है। जी नीता, इस पर कुछ प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, एक बार सुनते हैं पहले कि क्या कहा जा रहा है इस मामले में। अंग्रेजों ने जिसको बैन किया था तो ये समाचार पत्र तब अपनी आवाज जो है नहीं दबा पाया था। तो आज जिस तरह से सरकार उनको सील करे, जो भी करे वो अलग विषय है। सरकार मालिक है, आज किसी का भी घर सील कर सकती है। आज जो सरकार से प्रश्न पूछेगा उस पत्रकार को जेल में डाल सकती है, जो सरकार के खिलाफ कोई खबर दिखा देगा उसको बंद करने का काम कर सकती है। तो साफ तानाशाही सरकार पे तो पूरी तरह से सिद्ध हो गया है, उस पर तो मैं क्या टिप्पणी करूं, सब देख रहे हैं। लेकिन आज अपने कार्यालय में आकर के बैठकर बात करना भी गुनाह हो रहा है इस सरकार में, तो इसके बाद क्या रहेगा इस मुल्क के अंदर? और इस वक्त की बड़ी खबर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील कर दिया है। ईडी ने कल ही नेशनल हेराल्ड दफ्तर पर छापा मारा था और आज ये दफ्तर सील कर दिया गया है। अब ये दफ्तर तब तक नहीं खुलेगा जब तक ईडी की इजाजत ना हो। पता नहीं जा रहा है मेरे को। तो इस वक्त 5 की बात में इतना ही, लेकिन इस बड़ी खबर, इस ब्रेकिंग न्यूज पर बने रहेंगे। लौटिएगा हमारे साथ।